हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका एक बार हाजिर हो गई हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो को लेकर। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका बीलिब में भी इम्पॉर्टेंट है एंड यूजीसी नेट में भी आ सकता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और जिसको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आराम से पूरी तरह से उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर वीडियो इज़ ऑन द टॉपिक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस विच इज़ गिवन बाय एस.आर. रंगनाथन इन द ईयर 1931। उनकी जो बुक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें ये सारे पब्लिश हुए थे विद देयर इम्प्लीकेशंस। और ये 5 लॉज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर कोई भी लाइब्रेरी इन सब लाइब्रेरीज़ के लॉ को जस्टिफाई करती है और प्रोवाइड कर देती है अच्छे से उन्हीं के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन, तो वो लाइब्रेरी की सर्विसेज बिल्कुल बेटर है और अच्छे से स्टिमुलेट हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। These are our 5 laws of library information science given by Dr. S.R. Ranganathan. Books are for use. This is our first law. Every reader his or her book. That is our second law. Third is every book its reader. This is our third law. Fourth law is save the time of the user. And the last and fifth law is the library is a growing organism. ये लॉज बाय एस.आर. रंगनाथन के थ्रू उनकी बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पब्लिश किए गए इन द ईयर 1931। काफ़ी बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी बुक में, कौन से ईयर में और बाय हुम ये पब्लिश किए गए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने लॉज की तरफ। इन लॉज की क्या मीनिंग है, क्यों ये लॉज दिए गए हैं और इनकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं इनको जस्टिफाई करने के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें अब इसको शुरू करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है बुक्स आर फॉर यूज़, यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट पुस्तकालय के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं वो सब यूज़ के लिए हैं। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए लाइब्रेरी के अंदर जो कि उसके अंदर रखा हुआ है और यूज़ में नहीं लाया जा रहा है। तो पहला लॉ हमें ये बताता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट, जितना भी बुक्स आप लाइब्रेरी के अंदर रख रहे हो वो यूज़ के लिए है, रीडर को उसको यूज़ करना है। एवरी रीडर हिज और हर बुक। सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि हर रीडर को, हर यूज़र को उसकी बुक, उसका डॉक्यूमेंट मिल जाना चाहिए जिस टाइम पे वो एक्सेस करना चाहता है उसी पर्टिकुलर टाइम पर। थर्ड लॉ इज़ एवरी बुक इट्स रीडर। थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि जितनी भी बुक लाइब्रेरी के अंदर है, जितना भी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर है, उसका रीडर कोई ना कोई है। उस बुक को उस रीडर तक पहुंचाने का काम लाइब्रेरी के स्टाफ का होता है। उसमें जो भी इम्प्लीकेशंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ लॉ इज सेव द टाइम ऑफ द यूज़र। सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज़ योर फोर्थ लॉ, विच इज़ सेव द टाइम ऑफ द यूज़र। जो यूज़र, जो रीडर लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है, अपना वो इतना प्रीशियस टाइम हमें दे रहा है, उसका टाइम को सेव करना, उसके डॉक्यूमेंट को उसको टाइमली पहुंचा देना, उसे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना, दैट इज़ कम अंडर इन द लॉ ऑफ फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द यूज़र। इसमें यूज़र का हम जितने से जितना टाइम बचा सकते हैं और जितना जल्दी उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम उतना देने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ, द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लाइब्रेरी शुरू करी, उसकी जब डॉक्यूमेंटेशन थी ओनली 5000 और आफ्टर 2 ईयर्स उसकी इतनी डॉक्यूमेंटेशन उतनी ही रही 5000, आफ्टर 3 ईयर्स उतना ही डॉक्यूमेंटेशन, 5 ईयर उतना ही डॉक्यूमेंटेशन, विच इज़ नॉट यूजफुल और विच इज़ नॉट करेक्ट। अगर हमें इस लॉ को जस्टिफाई करना है तो दैट मीन्स लाइब्रेरी को भरते रहना चाहिए, उसमें से कुछ चीज़ें हटेंगी भी, कुछ चीज़ बढ़ेंगी, तभी वो फिफ्थ लॉ को जस्टिफाई कर सकती हैं। तो इनके क्या क्या इम्प्लीकेशन हैं, इन लॉ को हम कैसे लाइब्रेरी में प्रोवाइड कर सकते हैं,
किन चीज़ों को यूज़ करके, किन चीज़ों को सही करके, वो हम इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। Our first law is books are for use. Books are for use यानी कि पुस्तकें इस्तेमाल के लिए हैं, पुस्तकें यूज़ करने के लिए हैं। हम उनको लाइब्रेरी में लाके सिर्फ उससे साज सज्जा नहीं कर सकते, हमें उनको यूज़ करना है। उसके लिए हमारा फर्स्ट लॉ आता है बुक्स आर फॉर यूज़। किस तरीके से हम उनको यूज़ करवा पाएंगे, अच्छे से डिस्प्ले करवा पाएंगे, वो हम इसके अंदर बताते हैं। सबसे पहले इम्प्लीकेशन इसकी जो आ रही है विच इज़ लाइब्रेरी लोकेशन। लाइब्रेरी आप कहाँ पर खोल रहे हैं, किस जगह पर है, वो बहुत मायने रखता है इस लॉ के लिए, बुक्स आर फॉर यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस, मेन कैंपस में होगी या आसपास में होगी। कॉलेज लाइब्रेरी है, कॉलेज के अंदर होगी। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यहाँ पर है और उससे 2 माइल्स दूर दूसरी उसी की लाइब्रेरी ओपन की गई है, तो यूज़र को वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। कुछ यूज़र निगलेक्ट कर जाएंगे, मना कर देंगे कि कौन इतना दूर जाएगा, तो ये लॉ जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए लाइब्रेरी की बिल्डिंग लोकेशन बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है इस चीज़ के अंदर। लोकेशन ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे पीपल, यूज़र उसको ईजिली एक्सेस कर सके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक जगह आपको बहुत अच्छी मिल रही थी दूर फॉरेस्ट एज में या फिर खेतों के पास, तो बिल्कुल ही अलग आपने शहर से दूर लाइब्रेरी बना ली, तो उसमें क्या होगा, लोगों को वहाँ तक पहुँचने में, ऐसी जगह पे लोग एक्सेस कम करते हैं, तो कोई उसका यूज़र आ नहीं पाएगा और बुक्स यूज़ नहीं हो पाएगी। तो लोकेशन बड़े ध्यान से हमें चूज़ करनी है, तभी हम इस लॉ को जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, सेकेंड जो इसकी चीज़ आ रही है विच इज़ वर्किंग आवर्स और लाइब्रेरी आवर्स। बेसिकली जो लाइब्रेरी आवर्स या वर्किंग आवर्स रखे जाते हैं विच इज़ 9 to 5, जो कि सबसे प्रेफरेबल है। बच्चा उसमें एक्सेस भी कर सकता है इन्फॉर्मेशन। कभी कभी कहीं पे होता है लाइब्रेरी के आवर्स की 9 से 12, इतनी देर में तो बच्चा क्लासेस ही ले रहा है, लेक्चर्स ले रहा है और आपने लाइब्रेरी के आवर्स ही फिनिश कर दिए, तो वो कब लाइब्रेरी एक्सेस करेगा, कब अपनी बुक्स को यूज़ करेगा, उसको वो टाइम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आजकल ये एप्लीकेशंस में नाइट शिफ्ट्स भी स्टार्ट होती हैं या 24/7 एक्सेस का ऑप्शन दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी है जिन्होंने 24/7 लाइब्रेरी को ओपन रखने का वो ले लिया है, इनिशिएटिव ले लिया है, जिस टाइम कि कोई भी टाइम, किसी भी समय यूज़र आकर लाइब्रेरी में से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, इस लॉ को जस्टिफाई करने के लिए, सो दैट वो कोई टाइम बाउंडेशन के अंदर ना बंद के रह जाए कि इस टाइम पे जाना था, अब तो लाइब्रेरी बंद हो गई और बुक यूज़ में नहीं आ पाई। तो लाइब्रेरी आवर्स हमें बड़े ही अच्छी तरीके से डिसाइड करके सेट करने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे इम्प्लीकेशन की विच इज़ लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसी है, फॉर एग्जांपल अगर लाइब्रेरी हम बना रहे हैं स्पेशली चैलेंज पीपल्स के लिए, ठीक है, डिसेबल पीपल्स के लिए, और हमने उसको बहुत ही हाइट पे बना दिया या 3 और 4 फ्लोर पे बना दिया, विच इज़ नॉट गुड। हमें लाइब्रेरीज या तो ग्राउंड फ्लोर या ओनली फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही रखना चाहिए, सो दैट ऊपर से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं फ्लोर वाइज वो भी उसको एक्सेस करते हुए जाएं। ग्राउंड फ्लोर पे सेंट्रल लाइब्रेरीज हों ताकि जितना भी साइड से स्टूडेंट आ रहा है वो सब एक्सेस कहाँ करे, सेंट्रल लाइब्रेरीज के अंदर। उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय ना करना पड़े लाइब्रेरी तक पहुँचने के लिए, तो उसकी लोकेशन, बिल्डिंग की साज सज्जा पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल या डिसेबल पीपल्स के लिए हम लाइब्रेरी बना रहे हैं तो स्टेयर केस यूज़ ना करके स्लाइड्स वहाँ पे लगा लेनी चाहिए। प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए उनकी चीज़ों के लिए, उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर हमें वहाँ पर रखना चाहिए। या और कोई स्टूडेंट्स का है तो भी बिल्डिंग हमें अच्छे से डिज़ाइन करनी चाहिए, सो दैट सबको अच्छे से पता चल जाए कि वेयर इज़ लाइब्रेरी या वेयर इज़ अनदर एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशंस। फर्नीचर की बात करें तो लाइब्रेरी के स्टैक्स, पहले लाइब्रेरी के अंदर आपने देखा होगा क्लोज एक्सेस चीज़ें रखी जाती थी, बंद अलमीराज रखी जाती थी। तो एक बार हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कोई चीज़ खुली हो तो हम एकदम से ग्रैब कर लेंगे, बट वही चीज़ अलमीरा में बंद हो, चाहे वो हमें दिख रही है बट वो अलमीरा में बंद हो, तो हम थोड़ा हेजिटेट करेंगे उसको ओपन करने में, एक्सेस करने में, या हमें थोड़ा डर लगेगा। तो इसीलिए अलमीराज को हटाकर स्टैक्स और रैक्स लगाए गए, सो दैट ओपन एक्सेस बच्चों को मिले और बच्चे को जब जी चाहे वो एज इट इज़ ग्रैब करे बुक को और उसको यूज़ करे।
स्टैक्स का भी हाइट प्रॉपर स्टैंडर्ड में दी जाती है सो दैट बच्चा ईजिली अपनी बुक एक्सेस कर सके। ये नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा फीट पर हो जाए और बच्चा अपनी बुक ही ना एक्सेस कर पाए और हेजिटेशन के चक्कर में वो किसी को बोल भी ना पाए, इस वजह से वो बुक को यूज़ ही ना कर पाए। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। देन लाइब्रेरी स्टाफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चा लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है, यूज़र लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है, तो स्टाफ उसको गाइड कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन कर सकते हैं, तभी वो अपने डॉक्यूमेंट तक पहुंच पाएगा। बुक्स के बारे में आप उनको बता सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपनी वेरियस सर्विसेज के ऊपर विच इज़ रिलेटेड टू स्टाफ। स्टाफ क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी वो अपनी बुक की इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे पाएगा, अपने डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे पाएगा। जब स्टाफ को ही नहीं पता होगा तो वो यूज़र को कैसे गाइड कर पाएगा। तो ये इम्प्लीकेशन हम अपने फर्स्ट लॉ के अंदर रखते हैं, विच इज़ लाइब्रेरी लोकेशन, वर्किंग आवर्स, लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर और लाइब्रेरी स्टाफ। अगर ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट लॉ बिल्कुल जस्टिफाई हो जाता है और वो इजीली बुक में सर्विसेज, लाइब्रेरी में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ इज योर्स, एवरी रीडर हिज हर बुक। सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम पहले प्रेफरेंस देते हैं रीडर को, कि हर रीडर को उसकी बुक मिल जाए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इम्प्लीकेशंस में आ जाएगा ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टार्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर, ठीक है। अब ऑफ द स्टेट, ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑफ द रीडर, इनका क्या मतलब था यहाँ पर। स्टेट का ऑब्लिगेशन का मतलब ये हो जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है या डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है। अगर वो फंडिंग प्रॉपरली नहीं करेंगी तो ना लाइब्रेरी इक्विपमेंट, ना लाइब्रेरी की चीज़ें, ना और लाइब्रेरी की बुक्स और डॉक्यूमेंटेशन परचेज किया जाएगा, जिस वजह से यूज़र को उसकी पर्टिकुलर बुक नहीं मिल पाएगी। तो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट ये दिया जाता है कि वो प्रॉपर फंडिंग दे, प्रॉपर ध्यान रखे क्या क्या बुक अभी डिमांड में है, वो बुक्स मंगवाई जाए, प्रोवाइड की जाए, यूज़र्स को लाइब्रेरी में रखी जाए, तभी बच्चा उसको एक्सेस कर पाएगा। देन ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, यानी कि लाइब्रेरी स्टाफ, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी ये देख रेख रखे जितना इक्विपमेंट्स, जितनी बुक्स यूज़र चाहते हैं आपकी लाइब्रेरी में वो हो आपके पास, तभी उसको वही बुक मिल पाएगी, वही डॉक्यूमेंट मिल पाएगी जिसका वो इंतज़ार कर रहा है, जिसको वो एक्सेस करना चाह रहा है। ओके। देन ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर, रीडर भी टाइम टू टाइम अपना डिमांड या अपनी चॉइस बता पाए, अपना यूजेस बता पाए, किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन वो चाहता है, किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन वो रखना चाहता है, सो दैट हमें टाइम टू टाइम पता चलते रहे कि कौन सी बुक डिमांड में है और कौन सी बुक हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपका सेकेंड लॉ को जस्टिफाई करता है, जो कि है एवरी रीडर हिज हर बुक। हर रीडर को उसकी बुक मिलनी चाहिए, जिसके लिए स्टेट को ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर बुक, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टाइम टू टाइम लाइब्रेरी में आ रहा है। लाइब्रेरी अथॉरिटी चेक कर रही है कि यूज़र किस टाइप के आ रहे हैं और कैसा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, वही लाया जाए ताकि हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर, रीडर से पूछा जाए क्या डिमांड में चल रहा है, क्या वो चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, सो दैट हम उनको वो प्रोवाइड कर सकें। ओके। देन आ रहा है आपका थर्ड लॉ, विच इज एवरी बुक इट्स रीडर। जितनी भी बुक लाइब्रेरी के अंदर आई है उसका रीडर भी है, तो उन बुक को उन रीडर तक पहुंचाना हमारा थर्ड लॉ का काम है। यानी कि बुक्स आर फॉर यूज तो ठीक है, बट पर्टिकुलर रीडर को जो वो पर्टिकुलर बुक चाहिए वो भी मिलना ज़रूरी है। लाइक रीडर आया है एक बुक ढूंढने के लिए, उसको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है बुक के बारे में, पर बुक किसी बच्चे ने गलती से कोई और शेल्फ में रख दी और शेल्फ रेक्टिफिकेशन नहीं हुई, सो दैट बच्चे को जिस लोकेशन पे वो बुक मिलनी चाहिए थी वहाँ पे उसको वो नहीं मिली, तो ये वाला लॉ सेटिस्फाई नहीं हो पाया। बुक लाइब्रेरी में ही है पर बच्चे को नहीं मिल पाई, रीडर को नहीं मिल पाई, तो ये गलत चीज़ है। बुक को रीडर तक पहुँचाना हमारा थर्ड लॉ का काम होता है। उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस यानी कि बुक हम स्टैक्स में रखें, फ्रेश अराइवल्स ओपन एक्सेस में रखें,
ताकि बच्चे को एकदम से दिख जाए, क्लिक कर जाए और बच्चा उसको ग्रैब कर ले। ओपन एक्सेस बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों के लिए। लाइब्रेरी शेल्फ अरेंजमेंट, शेल्विंग टाइम टू टाइम करना, शेल्फ रेक्टिफिकेशन करना, सो दैट कभी गलती से कोई बच्चा अगर इधर उधर रख गया है या बच्चा इंटेंशनली रख कर गया है कि नेक्स्ट टाइम आए तो वो वहाँ से एक्सेस कर ले बुक, तो अगर रेक्टिफिकेशन होती है टाइम टू टाइम तो आप उसको एज इट इज़ उठाकर आप उसकी प्लेस पे रख दोगे, उसका शेल्फ अरेंजमेंट अच्छे से देख लोगे, तो बच्चा अगर अगले दिन आ रहा है अपनी बुक एक्सेस करने तो उसको उसके प्लेस पर ही वो मिले। ईजी एक्सेस, ताकि बच्चे को अच्छे से बुक मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही कहीं और मतलब बिल्कुल ही अरेंजमेंट ऐसे कर दो सो दैट वो ईजिली उसको ग्रैब ना कर पाए, तो इसलिए उसका अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से रखना है। कैटलॉग, कैटलॉगिंग में प्रॉपर मीनिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बुक की प्रॉपर उसकी जो भी डिटेल्ड है वो प्रोवाइड करना, सो दैट अगर बच्चा कैटलॉग एक्सेस कर रहा है तो उसको प्रॉपर उसकी नॉलेज मिल जाए बुक की और वो फिर वही बुक को ग्रैब कर ले। पब्लिसिटी करना, क्या क्या फ्रेश अराइवल्स आपके पास हैं, क्या आप डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हो, विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू कैरी इन योर लाइब्रेरी, उसकी पब्लिसिटी करना, लोगों तक वो बात पहुंचाना, ताकि लोग अपनी बुक अपनी डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर आए। डिस्प्ले ऑफ बुक्स, डिस्प्ले ऑफ बुक्स कुछ इस तरीके से करना ताकि बच्चे को प्रॉपर बुक का नेम, उसका ऑथर डिस्प्ले हो रहा हो। ऐसे नहीं कि जहाँ पर वो जगह है बिल्कुल अंधेरा हो रखा हो तो बच्चे को बुक एक्सेस करने में दिक्कत आए। प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी मैं, क्लासिफिकेशन स्कीम। एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन स्कीम अगर हम इसमें रखते हैं तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग, डीडीसी के अकॉर्डिंग, यूडीसी के अकॉर्डिंग उसको हमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिल जाता है और बच्चे को भी उसकी बुक का प्लेस और जगह का एक अरेंजमेंट पता चल जाता है और तो वो वहाँ से इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस विच इज सेव द टाइम ऑफ द यूज़र। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ, यानी जो यूज़र आपकी लाइब्रेरी में आ रहा है उसका टाइम आपको सेव करना है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइब्रेरी में वो आ रहा है और डॉक्यूमेंटेशन ढूंढने में ही उसके काफ़ी आवर्स खर्च हो गए, काफ़ी आवर्स स्पेंड हो गए, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम उस लाइब्रेरी में आए ही ना, क्योंकि उसको लगे कि यहाँ तो डॉक्यूमेंटेशन मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी काम है। वो हम कैसे कर सकते हैं, क्लासिफाइड अरेंजमेंट, यानी कि प्रॉपर स्कीम से, चाहे डीडीसी से चाहे सीसी से, सो दैट उसको प्रॉपर अरेंजमेंट मिल रहा है, वो वहीं से ग्रैब कर रहा है। उसको फर्स्ट टाइम पता चल गया कि उसकी बुक, वो सोशल साइंस का स्टूडेंट था तो उसको उसकी बुक 300 में मिलेगी अकॉर्डिंग टू डीडीसी। इकोनॉमिक्स का एक्सेस करना चाहता 330 में मिलेगी, तो वहाँ से उसको पता चल गया कि हाँ ये नंबर का मेरे से रिलेटेड है, मैं इस नंबर से अपनी बुक एक्सेस कर सकती हूँ। ना मुझे 500 जाना, ना 600 जाना, ना 100 जाना, मुझे ओनली 300 जाना है अगर मैं सोशल साइंस की बुक एक्सेस करना चाहती हूँ। कैटलॉग एंट्री और ओपैक, कैटलॉग्स प्रोवाइड करना साथ, और ओपैक आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट। ओपैक के थ्रू बच्चा इजीली अपनी बुक का कैटलॉग एक्सेस कर लेता है। कैटलॉग दिक्कत आती थी उसको कैटलॉग एक्सेस करने में, क्योंकि कैटलॉग बहुत सारे हो जाया करते थे तो बच्चा अल्फ़ाबेटिकली सर्च करता था काफ़ी बार, इट विल टेक टाइम। बट ओपैक के थ्रू अब वो बहुत ईजी हो गया है। अगर बच्चे को ऑथर का नाम पता है, जस्ट टू राइट ऑथर नेम, उसकी सारी बुक लिस्टिंग सामने आ जाएगी विद देयर कॉल नंबर्स, सो दैट बच्चा वही कॉल नंबर से ऊपर जाकर शेल्विंग के थ्रू, शेल्विंग में जाकर जहाँ पे भी बुक की सिलेक्शन है, बुक की कलेक्शंस हैं, वहाँ पर वो एक्सेस कर सकता है अपनी बुक को। रेफरेंस सर्विसेज, थ्रू लाइब्रेरी स्टाफ उसको रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करके, उसकी क्वेरी को सॉल्व करके, प्रॉपर गाइडेंस देके हम उसका टाइम सेव कर सकते हैं और उसको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट उसको चाहिए वो उसको दे सकते हैं। ओपन एक्सेस, अगेन ओपन एक्सेस रखने से भी टाइम सेव हो जाता है। बच्चा अगर क्लोज एक्सेस होगा तो उसको ओपन करने में, ढूंढने में उसको टाइम लगेगा, ओपन एक्सेस में वहाँ पे उसका टाइम बच जाएगा। इशू मेथड, अगर हम इशू मेथड में बहुत ही लेंदी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम। अगर ज़्यादा बच्चे लाइन में हैं तो बच्चे को बहुत टाइम लग जाएगा इशू करवाने में, तो वो टाइम बचाने के लिए हम बार कोड सिस्टम लगा सकते हैं, RFID सिस्टम लगा सकते हैं, सो दैट बच्चा का ईजी स्कैन करके हम बुक को इशू कर सके, ताकि उसका टाइम भी सेव हो जाए। ये थे आपके फोर्थ लॉ के
implication save the time of the user के, classified arrangement, catalog entry opaque, reference services open access and issue methods. Then the last law is fifth law, library is the growing organism. यानी लाइब्रेरी है, अगर वो यहाँ से स्टार्ट हुई है तो बढ़ते 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 इतनी होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ दिखनी चाहिए, लाइक एक इंसेक्ट जैसे बढ़ता रहता है, लाइब्रेरी भी बढ़ती रहनी चाहिए. एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता रहना चाहिए टाइम टू टाइम. उसकी इम्प्लीकेशन हम कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, बुक स्टॉक रखकर. पहला हमारा बुक स्टॉक बना 500 का, फिर वो 1000 का, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ लाइब्रेरी बढ़ रही है. स्टॉक कर रहे हैं हम, स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं. रीडर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपका रीडर्स भी बढ़ना चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़नी चाहिए. दोनों चीज़ में लाइब्रेरी ग्रो करनी चाहिए. आगे जाके उसकी बिल्डिंग आर्किटेक्चर भी ग्रो हो सकता है, पर रीडर एंड इक्विपमेंट्स एंड बुक्स और डॉक्यूमेंटेशन वो बढ़ना ही चाहिए. स्टाफ भी एक्सेस ज़्यादा होना चाहिए. जितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी उतनी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी. पहले आप सिर्फ एक लाइब्रेरियन रख सकते हो, धीरे धीरे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की ज़रूरत पड़ेगी, जूनियर लाइब्रेरियन की ज़रूरत पड़ेगी, अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो इससे क्या हो रहा है, लाइब्रेरी की ग्रोथ शो हो रही है, किस अकॉर्डिंग वो बढ़ रही है, ये पता चल पा रहा है. क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ये करने से भी उसकी ग्रोथ का पता चल जाता है कि कितनी बुक्स आ रही है. ज़्यादातर हमें नंबरिंग के थ्रू पता चल जाता है. एक्विजिशन रजिस्टर से पता चल जाता है, एक्सेशन रजिस्टर से पता चल जाता है. वीडिंग आउट ऑफ द बुक्स, वीडिंग आउट करना बुक्स का भी बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी बुक ऐसी है जो बच्चा यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज वो फट चुकी है, वियर एंड टीयर हो चुका है, येलो पेजेस हो गए हैं, फिर भी आपने उसको लाइब्रेरी में रख रखा है. तो ये भी गलत है. वीडिंग आउट करना, नई बुकों को लाना, रिप्रोडक्शन करना और पुरानी को बाहर निकालना. इन केस वो बाइंडिंग मांग रही है तो उनको बाइंडिंग प्रोवाइड करना, या कुछ बुक बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई है तो उनको वीड आउट करना भी बहुत ज़रूरी है. ये भी पार्ट है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म फिफ्थ लॉ का. उसमें बढ़ाने के साथ साथ आपको जो पुराना एक्सेस है, जो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा या बच्चा उसको एक्सेस नहीं कर रहा थ्रू देयर येलो पेजेस और बिल्कुल वो फट चुकी है, तो उनको वीड आउट करना भी इस लॉ के अंदर ही आता है. तो ये आपके 5 लॉज थे और उनके इम्प्लीकेशंस थे. फिफ्थ लॉ में बुक स्टॉक, रीडर, स्टाफ, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग, वीडिंग आउट ऑफ द बुक्स. तो दीज आर योर 5 लॉज जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जिनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, इम्प्लीकेशन के थ्रू पूछी जा सकती है. तो वो हम इस वीडियो में हमने डिस्कस किया. होप दैट कि आपको वो अच्छे से समझ में आया हो. इस वीडियो में हमने जितने भी लॉज पढ़े उनको हम किस अकॉर्डिंगली जस्टिफाई कर सकते हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर, और कैसे यूज़र्स को हम इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम पे, राइट पर्सनल वे पे, राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम थ्रू दैट लॉज, जो भी 5 लॉज है हमारे, उनके थ्रू ही कर सकते हैं. तो ये 5 लॉज का जस्टिफाई होना लाइब्रेरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस ये टॉपिक भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई, सो दैट ताकि ये पर्टिकुलर टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो आपके सॉल्व हो जाएं. तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा. जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. मैं एक बार फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी नई वीडियो को लेकर. तब तक आप प्रीवियस वीडियोस को भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं और अनदर इन्फॉर्मेशन भी ग्रैब कर सकते हैं. ओके, टेक केयर. थैंक यू सो मच.